नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इस मुद्दे पर कि जो अरविंद केजरीवाल हेकड़ी दिखा रहे थे और जो रवैया कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये नया-नया डॉट 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 ये नया गठबंधन बना है, इसके लोग जिस तरीके से पाला खींच करके मोदी सरकार को पार्लियामेंट में घेरने की कोशिश कर रहे थे। पूरा मानसून सत्र इन लोगों ने एक तरीके से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अपनी दृष्टि में उनके प्रयासों और साजिशों के बावजूद अगर मोदी सरकार सारे महत्वपूर्ण बिल पारित कराने में सफल रही, तो ये उसकी कार्यकुशलता है। और कहना चाहिए कि जो एक कोशिश थी या साजिश थी कि सरकार को कामकाज ना करने दिए जाएं, राष्ट्र हित के जो बिल थे, कानून थे, उनको परवान ना चढ़ने दिया जाए, उसमें तो वो कामयाब नहीं रहे। आज सुबह मैं अखबारों में देख रहा था, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है और 7-8 महत्वपूर्ण जो विधेयक दोनों सदनों से पारित हुए थे, उन पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग चुकी है। यानी अब वो कानून बन चुके हैं। अब तो ये है कि जो हर कानून बनता है, उसकी कुछ नियमावली बनती हैं, तो सरकार अब वो बनाएगी, नोटिफिकेशन जारी होंगे और वो लागू हो जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बिल, जिनमें कानून संबंधी भी अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे 3 बिल, उनके स्थान पर पहली बार हिंदुस्तान में कोई सरकार इनिशिएट करके 3 नए कानून लेकर के आई है। अलग-अलग आपका गवाही से संबंधित होते हैं, इन्वेस्टिगेशन से संबंधित होते हैं, अपराध से संबंधित होते हैं और ये माना जा रहा है कि युगांतकारी ये परिवर्तन होने जा रहे हैं। अदालतों का भी बड़ा भारी बोझ घट जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, उनके लिए भी कुछ बाध्यकारी है। 3 साल में तो सजा ही देनी पड़ेगी न्यायाधीशों को। बहुत सारे मामलों में राजद्रोह का मामला खत्म किया गया है। लेकिन हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे जो राजनीतिक चाशनी पकाई जाने की कोशिश थी मानसून सत्र से, वो पकी या अधकचरी रह गई और अब क्या होगा। क्योंकि ये तो यहाँ से यानी मानसून सत्र से 2024 की टोन सेट करना चाहते थे, उल्टा पड़ गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जितनी तैयारी के साथ आए और जिस तरीके से विपक्ष की, खास तौर से कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की धुलाई हुई है दोनों सदनों में, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं और उनको जोड़ करके इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अविनाश सिंह, की फैक्ट के। बहुत स्वागत है अविनाश जी। और मेरे साथ जुड़ गए हैं आपके चिर परिचित चेहरे अभिषेक तिवारी पटना से। अभिषेक जी, जय श्री राम। बहुत जी, स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अविनाश जी आपके पास ही आता हूं। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल तो पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे पंजाब सरकार के हवाई जहाज से और उन्होंने पायलट बना लिया था, ड्राइवर बना लिया था भगवंत मान को, एक चीफ मिनिस्टर को। कभी वो पटना में लैंड करते थे, कभी लखनऊ में, कभी कलकत्ता में, कभी मुंबई में, कभी उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। जगह जगह जाकर के वो सबको न्योता दे रहे थे कि हमारे यहाँ बारात चढ़ने वाली है। क्या हुआ? उन्होंने जो एक प्रयास किया था, एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, लोकसभा में तो खैर किसी का कुछ उठता ही नहीं है, पर राज्यसभा में भी जिस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट किया गया, जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, सब फिर से मोदी साहब की सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। जैसे जम्मू कश्मीर से जब स्पेशल स्टेटस खत्म हो रहा था, तब भी इन्होंने सहयोग किया था। एनआईए को मजबूत करने के लिए एक संशोधन बिल लाया गया था, तब भी ये साथ थे। 3 तलाक विरोधी एक कानून लेकर के आए थे, तब भी ये साथ थे।
तो ये जो पूरी कवायद थी अरविंद केजरीवाल की, एक तो इसके पीछे की इनकी मंशा क्या थी? और दूसरे, क्या इनको पता नहीं था कि राज्यसभा में भी दिल्ली बिल गिरने वाला है? नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को, आपको भी। बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। देखिए, पॉलिटिक्स सर 2 मिनट मैगी नहीं है। अरविंद केजरीवाल एनजीओ पॉलिटिक्स से आते हैं और एनजीओ पॉलिटिक्स का एक अपना दायरा होता है। उस दायरे के बाहर ना वो जा पाते हैं, ना उस दायरे के बाहर वो कुछ कर पाते हैं। जब किसी विपरीत परिस्थिति में किसी पॉलिटिकल पार्टी का जनाधिकार या जनाधार, जो भी चीज है, अगर वो घटता है तो एनजीओ पॉलिटिक्स कहीं कहीं उस स्पेस को भर लेती है। जैसे कम्युनिस्ट भी हैं, वो भी एनजीओ टाइप की पॉलिटिक्स करते हैं। अरविंद केजरीवाल की भी पॉलिटिक्स लगभग लगभग उसी के आसपास घूमती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जब शीला दीक्षित जी को हरा लिया तो इनको लगा कि हम बहुत बड़ा काम कर लिए हैं, अब राजनीति में यही चीज चलेगा कि हम दूसरे को चोर बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और उसके साथ जनता हमारे साथ उसको देख करके जुड़ जाएगी। कुछ दिन बाद इनको समझ में आया कि नहीं, थोड़ा बहुत काम कराओ दिल्ली में और उसका एडवर्टाइजमेंट करो पूरे देश में। इन्होंने इस काम को शुरू किया। इस काम को इन्होंने शुरू किया तो जैसे यूपी जैसा राज्य या बिहार जैसा राज्य या मध्य प्रदेश जैसा राज्य, यहां पे ये चल नहीं पाए, क्योंकि यहां पे पॉलिटिक्स लोगों के, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं और बहुत बड़ी मात्रा में दिल्ली में इन प्रदेशों के लोग रहते हैं, तो वो हकीकत जानते हैं। लेकिन पंजाब में इनका चल गया। पंजाब में इसलिए चल गया क्योंकि विकल्प के रूप में अकाली की स्थिति बहुत खराब थी और बीजेपी की पहुंच नहीं थी। कांग्रेस को लेकर के एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट हो गया था पंजाब में, तो वहां पे जीत गए। जब ये पंजाब जीते तो इनको लगा कि नहीं नहीं, ये वाला जो मॉडल है ना, ये बहुत जबरदस्त मॉडल है, इसी को लेकर के हम पूरे देश भर में जाते हैं। अभी तक बीजेपी की नजर इनके ऊपर नहीं थी। ये जैसे बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमको ये करना चाहते हो, प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं कि केजरीवाल जैसे पॉलिटिशियंस के वो पीछे पड़े। लेकिन जब ये पंजाब में जीते और दिल्ली में जब इनका करप्शन खुलने लगा कि भाई दिल्ली का पैसा है, करप्ट पैसा निकाल करके गोवा में चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती जो है, ये गुजरात में जाकर के जो फालतू बतौलेबाजी की अरविंद केजरीवाल, ये इनके जीवन, राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती। ठीक है, कहा जाता है गुजराती पॉलिटिशियंस, यार गुजरातियों के बारे में एक कहावत है सर, आपने भी सुना होगा, कि वो गर्म करके नहीं खाते, वो ठंडा करके खाते हैं। सही। अभी केजरीवाल की राजनीति में वो दुर्गति होगी कि इनको अखिलेश यादव भी मारेंगे राजनीतिक रूप से, इनको भाजपा छोड़ने वाली नहीं है, इनको कांग्रेस भी नहीं छोड़ने वाली है इनको, और क्योंकि कहीं स्पेस नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में वोट मांगने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का वोट काट नहीं पाएंगे, कांग्रेस के पास वोट है नहीं, अखिलेश यादव का वोट तोड़ेंगे आप पंजाब में गए, कांग्रेस का वोट तोड़े। आप जब गुजरात में गए तो कांग्रेस को हम किए, कांग्रेस अपने पूरे आजादी के बाद सबसे लोअर पोजीशंस पे आ गई। राजस्थान में भी आप वही करेंगे। तो इनकी जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स में या तो ये खुद को बहुत एकदम ओवरहॉल करके पूरा चेंज कर ले और राजनीतिक जो समझ है उसको विकसित कर ले। ये ऐसे लोगों से मांग रहे थे समर्थन ऑर्डिनेंस पे, आपने देखा होगा, जो तो इनके समर्थन में थे ही, इनके समर्थन में नहीं थे तो नवीन पटनायक। उनके लिए इन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि आप जाइए मिलिए। नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया नवीन पटनायक ने, नीतीश कुमार को समझ में आ गया। ललन सिंह बाहर खड़े रहे, नीतीश कुमार को बिठाया और इस तरीके खाना पीना खिलाया, हाय हल्लो किया, भेज दिया इनको। वाईएसआरसीपी के पास इनको जाना चाहिए था, उनके पास वोट था तो नहीं मिले। आप बीजेडी को लेकर के घूम रहे हो, आप डीएमके को लेकर के घूम रहे, ये तो ऑलरेडी देने वाले थे। दूसरी बड़ी बात क्या है सर, कि राजनीति में नवीन पटनायक का अनुभव और नवीन पटनायक की जो जीत है, और नवीन पटनायक जितने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये सब पिछली बार भी इसी तरह गठबंधन बनाए थे, जिसमें मायावती भी थी, टीडीपी वाले नेता भी थे, हाथ वाथ उठाए थे, हुआ कुछ नहीं। इनके साथ जाने में कोई फायदा नहीं है। 24 में फिर ये मोदी बाबा आ रहे हैं, तो इसलिए इनके साथ बने रहो आप। तो इसलिए वो हर बिल पे बने रहते। अच्छा, यही वाईएसआरसीपी के साथ भी है। तो राजनीति में अभी केजरीवाल बहुत बच्चे हैं और कच्चे भी हैं। ठीक है, उनको लोगों ने वोट दे दिया, वो मुख्यमंत्री बन गए, वो पंजाब में भी सरकार बना लिए, वो एक अलग
मतलब है। जी। बहुत सही बात आपने कही है अविनाश जी। अभिषेक जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो हमने ये देखा है राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह जितनी तैयारी के साथ आए और जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल के तमाम जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार हैं, जो तौर तरीके हैं, जो इनकी चालाकियां हैं, उनको एक्सपोज करने का काम किया और वो सारी जानकारी देश को भी दी, दिल्ली के मतदाताओं को भी दी, सदन को भी दी कि क्यों अध्यादेश लाना पड़ा था 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको रद्द करने के लिए। जिस तरीके से सतर्कता विभाग को सबसे पहले इन लोगों ने निशाने पर लिया, वहाँ जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई फाइलें थी उनकी जीरोक्स कॉपी कराई गई, कुछ हेरा-फेरी करने की कोशिश की गई। सबसे पहले सतर्कता विभाग के अफसरों को ही ट्रांसफ़र किया गया। आदेश जारी कर दिए गए कि साहब अब जो नोटिंग है और दूसरी चीज़ें हैं वो स्पेशल सेक्रेटरी के पास नहीं जाएँगी। मतलब एक तरीके से इनको निवस्त्र कर दिया। और मैं तो कहूँगा कि राज्यसभा में एक के बाद एक इनके जो 2 सबसे करीबी और नज़दीकी और प्यारे, जिनमें इनके प्राण बसते हैं, मोटे तौर पर जब हम देखते हैं संजय सिंह और राघव चड्ढा, उनकी भी एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बलि ही ली है, क्योंकि बिना अरविंद केजरीवाल के कहे तो वो इस बियॉन्ड द लिमिट जाएंगे नहीं, हंगामे करेंगे नहीं, तो दोनों सस्पेंड हो गए। लोकसभा में इनका एकमात्र जो जालंधर से उपचुनाव में जीत करके आया था सुशील कुमार रिंकू, वो भी निलंबित हुआ क्योंकि उसने भी स्पीकर के साथ अभद्रता की। तो मैं जानना ये चाहता हूं आपसे कि ये सब जो इतनी लंबी चौड़ी कवायद इन्होंने की थी, इसका फायदा क्या हुआ इनको? और अल्टीमेटली तो चारों खाने चित्त दिखाई दिए ये। जी। बड़ा देखिए विचित्र सिचुएशन है शायद, जो अविनाश ने कहा ना कि राजनीतिक रूप से इमेच्योर आदमी ही कर सकता है। देखिए सर, बहुत सिंपल सी बात मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अरविंद केजरीवाल को अगर राजनीति में सफल हो सकता था तो वैक्यूम एक ही जगह आया था, वो है कांग्रेस की लीडरशिप में। तो जहां जहां इनको रिप्लेस करना था किसी पार्टी को, वो कांग्रेस थी। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी अरविंद केजरीवाल को साथ लेके, लेकिन मैं राजनीति को थोड़ा बहुत गहन रूप से समझने का प्रयास करता हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके अंततोगत्वा एक बड़ा गेम खेल दिया। अब ये गुजरात से लेके, हिमाचल से लेके, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो इनको रिप्लेस करने का प्लान था, बीजेपी को तो कर नहीं सकते, जैसा अविनाश भाई ने कहा, तो करना तो कांग्रेस को ही था। तो इनका राजनीति का दायरा अब दिल्ली तक सीमित कर दिया, और वो भी दिल्ली में बीजेपी ने इतना सीमित कर दिया कि अब इनके पास ट्रांसफर, सारा यूं कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज नहीं है। ट्रांसफर और पोस्टिंग जब एलजी के पास है तो अफसर भी उसी को रिपोर्ट करेंगे और उसी के हिसाब से सारी चीजें होंगी। यहां तक कि अब जो घोटालों की जांच होगी, जो फाइल होगी, मंत्री को भनक तक नहीं लगेगी कि उनके खिलाफ जांच चल रहा है। मंत्री की हैसियत एक विपक्ष के एमएलए के बराबर है, उससे ज्यादा अब दिल्ली में कुछ नहीं है। तो पहली चीज तो ये। अब जो आपने दूसरी चीज कहा कि राजनीतिक रूप से बलि ले ली, सर राजनीतिक रूप से बलि तो इन्होंने सत्येंद्र जैन की और मनीष सिसोदिया की ले ली है। तो फिर ये लोग तो बच्चे हैं। सौरभ भारद्वाज को ये जनता के आगे 2024 में तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि मंत्री बनते ही ऐसी कौन सी सोने की खदान उनको मिली थी कि रात को 3:30 बजे सेक्रेटेरिएट का ताला खुलवाया गया। ऐसा कौन सा वो मतलब दिल्ली में जबरदस्त मॉडल रात के 3:30 बजे बदल देना चाहते थे? ईवीएम हैकिंग का प्लान था, क्या था वो? तो ईवीएम हैकिंग का भी टाइम नहीं था, चुनाव भी नहीं चल रहे थे। सदन में जो उन्होंने ईवीएम हैकिंग का ड्रामा किया था, हम सब ने देखा। तो अब राजनीतिक रूप से अब देखें तो केजरीवाल के पास बहुत सीमित संभावनाएं हैं।
अब तो वो ये भी नहीं कह सकता मध्य प्रदेश में जाके कि देखो कांग्रेस वाले चोर हैं जी, क्योंकि ये स्कोप कांग्रेस ने समाप्त कर दिया। जैसे आएगा तो कांग्रेस कहेगी कि ये देखो, इसका हमने लोकसभा में और राज्यसभा में साथ दिया, और ये मोदी के खिलाफ हम इसको हराने लगे तो हमारा वोट खींचने ही आया है, ये हमको समाप्त करना चाहता है। ये कितना बड़ा धूर्त है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से समाप्त कर दिया। तो अब क्या ऑप्शन है? एक पंजाब वाला ऑप्शन है कि पंजाब में जिस प्रकार से गाड़ी चल रही है चलती है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, पंजाब में पिछले 20-22 दिन का डेवलपमेंट है सर। आपके दर्शकों को शायद पता नहीं होगा कि आजकल एक कॉल पे अमित शाह जी को जो है अमित शाह जी का अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है भगवंत मान। हुआ ये था आज से कुछ दिनों पहले, कपूरथला आवास जो है जहां पंजाब के सरकार का चलता है, वहां पे अघोषित रूप से जो पंजाब के तथाकथित सीएम हैं राघव चड्ढा, उन्होंने परिणीति चोपड़ा से विवाह एंगेजमेंट वाला कार्यक्रम किया था, और उसमें पंजाब के सीएम को भी बतौर गेस्ट बुलाया गया था, लेकिन वो लास्ट मोमेंट। इसके बाद सियासी गलियारों में पंजाब में भगवंत मान की गजब थूथू हुई कि यार ये दिल्ली वाले चीफ मिनिस्टर हैं, तुम्हारा हेलीकॉप्टर अरविंद केजरीवाल यूज करता है, तुम्हारा कोई आत्मसम्मान है कि नहीं? तो सर कुर्सी पे बैठे हुए हर आदमी का, हर व्यक्ति का एक समय के बाद आत्मसम्मान जग जाता है। उदाहरण बताता हूं, जीतन राम मांझी का एक नाम का एक चीफ मिनिस्टर हुआ बिहार में, जिसको नीतीश कुमार नहीं बिठाया। रोज नीतीश कुमार के चमचे उनको कहते थे ये करो वो करो, एक दिन उसका सम्मान जग गया, आत्मसम्मान, और उसने कहा चीफ मिनिस्टर मैं हूं, मुझे ऑर्डर ये देते हैं। और उसके बाद रातों रात तख्ता पलट का प्रयास किया था, पूरे के पूरे जदयू के कई विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया था, सफल हुए नहीं हुआ वो बात की स्टोरी है, किंतु किया वही था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवंत मान यही करने वाले हैं, मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में इसकी संभावना है। ये पूरी तरह से सत्य बात है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह से पंजाब में टूटने वाली है, और भाजपा को भी पंजाब में अपने संगठन को बढ़ाना है, और इस बात को अच्छी तरह से पंजाब के कई लोग समझ गए। दूसरी बात क्या हुआ कि बीजेपी को जल्दी रियलाइज हो गया कि आम आदमी पार्टी इज क्वाइट मोर डेंजरस देन कांग्रेस। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, और ऐसे स्टेट में इस प्रकार के आदमी का होना ठीक नहीं। आपको याद होगा सर, गुजरात चुनाव के समय बहुत बड़ी हीरोइन की खेप गुजरात बॉर्डर पे पकड़ी गई थी, जो कि पंजाब से चल के आई थी। इन सब चीजों को जब लगातार बीजेपी सरकार ने एनालाइज किया, तो लास्ट में कहा कि सबसे बड़ा जो इसके पीछे का कुटिल चाल चलने वाला वो केजरीवाल है, तो इसके पर कतरने हैं, और अब फड़फड़ा सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते सर। उड़ने वाला कोई पर नहीं बचा है जी। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। एक सवाल और अभी मैं अरविंद केजरीवाल पर ही पूछूंगा, अविनाश जी। जी ये अगर हम देखें तो मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज 15 साल शीला दीक्षित रही, और जैसा अमित शाह ने दोनों सदनों में बताया कि कई बार ये हुआ कि हम केंद्र सरकार में थे, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, ये भी हुआ कि हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली में था और ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई, अंडरस्टैंडिंग थी, समझबूझ थी, एलजी के जरिए जो चीफ मिनिस्टर चाहते थे वो हो जाता था। ये 2015 के बाद जो इन्होंने ड्रामा करना शुरू किया, अपने आप पढ़ा लिखा बताते हैं और प्रधानमंत्री को चौथी पास बता करके अपमानित करने की कोशिश करते हैं। जब ये चुनाव लड़ रहे थे, इनको पता नहीं था क्या कि दिल्ली एक स्पेशल स्टेटस वाला राज्य है, यहाँ विधानसभा के भी, सरकार के भी सीमित अधिकार हैं, सीमित दायरा है। तो ये क्या सोच समझ करके चीज़ों को ग्रैब करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ठीक है उन्होंने कर दिया, लेकिन केंद्र ने जो चपत लगाई है केवल केजरीवाल को नहीं, 11 मई को जो एक आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया उनको भी आईना दिखाने का काम किया गया। तो ये अरविंद केजरीवाल
अब क्या हैं? कुछ टिप्पणी तो अभिषेक तिवारी कर चुके कि अब इनकी हैसियत क्या बची है। एक शहरनुमा राज्य के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास पहले से ही सीमित अधिकार थे, अब तो रही सही और भी इनकी आरती उतार ही दी केंद्र सरकार ने। तो अब इनकी क्या हैसियत है और आगे के लिए क्या इनकी संभावनाएं बची हैं? देखिए सर, हैसियत में इनके बहुत परिवर्तन नहीं आया। अगर आप कायदे से इसको देखेंगे तो हैसियत इनकी वही है। परिवर्तन कहाँ आया कि ये शराब अपने मन से नहीं बेच पाएंगे, बेचेंगे तो उसकी जांच हो जाएगी। ये पानी अपने मन से नहीं बेच पाएंगे, बेचेंगे तो जांच हो जाएगी, है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के टॉप आईएएस ऑफिसर की होने, आईपीएस इनके पास है नहीं, डीडीए इनके पास है नहीं, लैंड इनके पास है नहीं, तो ये तो पहले से इनके पास नहीं है। अब इनके पास था क्या कि ये विजिलेंस पे अपना आईएएस अधिकारी बैठा लें, अपने मन का बैठा लें, अपने से खोज करके बैठा लें और उसके थ्रू ये खेल करें। अब क्या है कि जो अधिकारी बैठेगा वो इनके संज्ञान में तो रहेगा, लेकिन दो जो केंद्र सरकार के अपॉइंटेड लोग रहेंगे उनके द्वारा अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि 3 लोगों की कमेटी है, अरविंद केजरीवाल हैं ये। अब इसको टेक्निकली देखते हैं। टेक्निकली ये सुप्रीम कोर्ट में क्या जाके कहेंगे कि हमारा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। भारत सरकार क्या कहेगी कि भैया अपॉइंटमेंट कमेटी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ही हैं, उसमें 2 ब्यूरोक्रेट्स और हैं जो केंद्र द्वारा अपॉइंटेड है। अब चूंकि चीफ जो मुख्य आईएएस अधिकारी होता है, जो जिसको आप क्या उसको बोलते हैं, चीफ सेक्रेटरी जो होता है दिल्ली का, वो तो केंद्र ही अपॉइंट करता है, क्योंकि किसी राज्य में 2 चीफ सेक्रेटरी नहीं हो सकते। और लॉ एंड ऑर्डर चूंकि इनके पास है, बहुत सारी चीजें इनके पास है, तो वो पहले से था। एक और उसमें घुसा दिया कि भैया ये भी रहेगा जो आपके साथ नियुक्ति के प्रोसेस को देखेगा कि क्या हो रहा है। इससे केंद्र सरकार को रिपोर्ट जाएगी क्या कर रहा है। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल को यही नहीं, अरविंद केजरीवाल को यह भी नहीं पता है कि आप यूटी हो, आपके यहां आईएएस का कैडर नहीं है, आपके यहां ये सब सारी चीजें नहीं थी। तो अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल के हाथ में ट्रांसफर और पोस्टिंग दे दी जाती है सर, फॉर एग्जांपल, और कोई अधिकारी पांडिचेरी जाना चाहता है या पांडिचेरी से आना चाहता है, वो कैसे आएगा और वो कैसे जाएगा? इस पे कभी डिस्कशन नहीं हुआ, इस पे कभी किसी ने बात नहीं की। जब आपके पास कैडर है, जैसे कैडर होता है तो क्या, जैसे उत्तर प्रदेश में एक कैडर है, वो डिसाइड करता है कि कौन केंद्र में जाएगा, कौन किसी दूसरे राज्य में जाएगा, कौन उत्तर प्रदेश में रहेगा, उसको मुख्यमंत्री भी डिसाइड नहीं करते हैं। यह बात भी बहुत कम लोगों को पता है। इवन की डीजीपी भी अगर चुनना होता है तो यूपीएससी का जो यूपी का कैडर है उसके पास लिस्ट जाएगी, और उसके पास लिस्ट जाएगी, वो उस लिस्ट में से 2-3 नाम भेजेगा और बोलेगा इन 3 में से किसी को बना लो। तो आप ये बताइए, जब आपके पास आईएएस अधिकारी है नहीं, वो आपको केंद्र से लेना है, उनको कहीं जाना है, वो जा नहीं सकते, आप उनको बुला नहीं सकते, तो आप एक ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर क्यों लेना चाहते थे? पहली चीज। दूसरी चीज कि नीचे जाए एग्जीक्यूशन कराना है आपको, बी ग्रेड सी ग्रेड, वहां आप ट्रांसफर पोस्टिंग करिए, आपको जो करना है उसमें करिए। तो ये मामला बहुत सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत टिकने उकने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे ऐसे हो गया वैसे हो गया। दूसरी चीज कि अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे से सर पता है, बहुत शातिर आदमी है इस मामले में। वो खुद आईआरएस रहा है, उसकी बीबी आईआरएस रही है, ठीक है, और सारा कुछ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ही इनको फीड करती है, ठीक है, इसीलिए उनकी भी नौकरी छुड़वा लिया इन्होंने। एक महत्वपूर्ण बात आप समझिएगा सर इसमें, वो दिल्ली को क्यों चुना उस व्यक्ति ने? क्योंकि आप देखिए पूरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आप उनकी चर्चा इस देश में नहीं सुनेंगे, जो पूरे प्रदेश के हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा कितना सुनते हैं सर? आप नवीन पटनायक की चर्चा कितनी होती है? आप अन्य मुख्यमंत्रियों की चर्चा कितनी होती है? खुद उसी के पार्टी का भगवंत मान की चर्चा कितनी होती है इस देश में सर? नहीं होती है। अशोक गहलोत की चर्चा कितनी होती है? या गुजरात के मुख्यमंत्री की चर्चा कितनी होती है? नहीं होती है। लेकिन दिल्ली, चूंकि दिल्ली सेंटर है, मीडिया आसपास रहती है, दुनिया भर में बात जाती है, क्योंकि दुनिया भर के दूतावास वहां पे हैं, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सारी चीजें हैं। इसने इसलिए दिल्ली को चुना कि दिल्ली अगर चुनते हैं, भले ही हम 1/4 प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, अपनी बात हम पूरे देश भर में पहुंचा लेंगे इजिली। तो ये इसका शातिरपना ये था, इस व्यक्ति का जो राजनीतिक शातिरपना था।
और पूरा मीडिया के तहत आपने देखा ही, अभी जो ट्रांजिट सिस्टम था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइल मंगाई थी, उसने बोला 1100 करोड़ रुपया तुम मीडिया पे खर्च कर दिए और तुम्हारे पास पैसा नहीं है काम करने के लिए। जल बोर्ड में आप देख लीजिए, शीला दीक्षित के समय पे 1500 करोड़ के फायदे में था, 70,000 करोड़ के घाटे में है, लोन है उसके ऊपर। ठीक है, ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है। शराब में इन लोगों ने कैसे किया, बस वाले में इन लोगों ने कैसे किया, और अभी तो इनके इतने घोटाले हैं, इनके इतनी अनियमितता है कि उस पर सही से जांच की जरूरत है। और मुझको लगता है कि अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग का इनका खेल खत्म हुआ तो उसमें जांच होगी ही होगी। एक चीज और हुआ सर, जैसे ये कानून पास हुआ, सौरभ भारद्वाज से विजिलेंस डिपार्टमेंट लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग डिपार्टमेंट लेकर के, भाई नीचे के ट्रांसफर पोस्टिंग तो है नहीं इनके पास, ये लेकर के इन्होंने आतिशी मारलीना को दे दिया जी। एक तो दिल्ली में 10% ही, आप जानते हैं कि जो टोटल एमएलए उसका 10% ही मंत्री बन सकते हैं। एक मंत्री के पास, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, तो 7 ही मंत्री बनेंगे टोटल इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं, मुख्यमंत्री किसी फाइल पर साइन नहीं करेगा। और 6 मंत्री जो हैं उनके पास, किसी के पास 18 विभाग, किसी के पास 17 विभाग, किसी के पास 14 विभाग। तो एक तो एज ए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो किस अधिकार से दिल्ली में बंगला ऑक्युपाई किए हुए हैं, मुख्यमंत्री की सुख सुविधा ले रहे हैं, 53 करोड़ का बंगला बनवा ले रहे हैं, और उनको किसी भी ब्यूरोक्रेट से नहीं मिलना होता है, क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं है। कोई विभाग नहीं है तो फाइल नहीं जाती, फाइल नहीं जाती तो सिग्नेचर नहीं होता है। यह मुझको लगता है कि बिना कानूनी रूप से, अघोषित रूप से, इतना बड़ा तो करप्शन ही नहीं है। सब लोग तो सब सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरे पास डिपार्टमेंट होंगे, मैं रोज काम करूंगा, दफ्तर में बैठूंगा, चीजें करूंगा। क्योंकि इनको घोटाले करने के लिए इनके पास 2 सेट चेले हमेशा रहते हैं। पहले सिसोदिया जैन थे, अब सौरभ भारद्वाज आतिशी मारलीना हो गई। आतिशी मारलीना और सौरभ भारद्वाज सर जेल जाएंगे। जेल जाएंगे मतलब जेल जाएंगे ही जाएंगे, आज जाए चाहे 2 साल बाद जाए, और उसके बाद फिर 2 चेला पकड़ेंगे, फिर वो 2 चेला जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मनीष सिसोदिया जेल जा रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जेल जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को फर्क इससे पड़ता है कि मैं बचा रहूं। इस टाइप की व्यक्ति। आपने 53 करोड़ के बंगले का नाम लिया, इनको बड़े घर में रहने का शौक है। आपका कॉन्शियस क्या कहता है, ये अपने साथियों के साथ पहुंचेंगे क्या रहने के लिए? देखिए सर, ये जो 53 करोड़ का बंगला है, इसमें सब पीडब्ल्यूडी वाले अधिकारी फंसेंगे, सब फंसेंगे, ये नहीं फंसेगा भाई। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है वो तो ऑलरेडी जेल में है उस समय का, सत्येंद्र जैन है ना। कह रहे भाई सत्येंद्र जैन ने साइन किया, अधिकारियों ने काम किया, मुझको क्या पता। और जबकि ये 53 करोड़ का बंगला जो है वो अरविंद केजरीवाल, तो मान लीजिए चले मुख्यमंत्री, उसकी तो क्रिटिसिज्म होता है, ये टोटल सुनीता केजरीवाल के दिमाग की उपज है सर। इसको बनवाने से लेकर के, इसकी खरीदारी से लेकर के, इसकी डिजाइन से लेकर के, सारा कुछ सुनीता केजरीवाल का किया धरा है। आप समझिए, सवाल ये भी नहीं कि 53 करोड़ का बंगला बनवाया। हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना अमीर होना चाहिए कि 53,000 करोड़ का बंगले में रहे, लेकिन चोरी से क्यों? आप 10 करोड़ से कम का बिल क्यों बना रहे हैं? ताकि वो टेंडर में ना जाए, ताकि वो चीफ इंजीनियर के पास ना जाए, ताकि वो भेद खुले ना। ऐसी क्या मतलब 9.99 करोड़ तक के बिल पास हुए। क्यों भाई? अविनाश भाई इंटरप्ट कर रहा हूं एक बात को लेकर के, ये इतना शातिर, ये तो आपने रुपए पैसे की बात की, ग्रीन ट्रिब्यूनल तक बात न जाए, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि एक नियम है कि आप एक बार में 10 हरे पेड़ नहीं काट सकते, और वहां पे 16 पेड़ थे। इसने क्या किया, एक बार में 6 पेड़ कटवाए, अगले बार में 5 पेड़ कटवाए, और अगले बार में 5 पेड़ कटवाए, 16 पेड़ कट गए। और ग्रीन ट्रिब्यूनल तक उस पर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केस किया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी इसकी 0 है। मुख्यमंत्री होते हुए इसके पास कोई पद नहीं है। मनीष, जो अरुण पिल्लई का स्टेटमेंट है, उसने कहा, और सेक्रेटरी बैठे हुए थे दोनों विजिलेंस के, तो विजिलेंस के सेक्रेटरी ने बोला, सर मुझे मनीष सिसोदिया ने फोन करके बुलाया था शीश महल। अब मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर है, वो सोचिए कि शीश महल क्यों बुला रहा है। तो
अरविंद केजरीवाल इस हद तक का श्रूड आदमी है कि उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं भी उस तक फ्रेम नहीं हो रहा है कुछ भी। जैसा अविनाश भाई ने कहा एग्जैक्टली कि पीडब्ल्यूडी जाएंगे, मंत्री जाएंगे, पदाधिकारी जाएंगे, सब जेल चले जाएंगे, अतीशी चले जाएगी, सौरभ चला जाएगा। और इसी वजह से मैंने कहा कि पंजाब का सीएम दूर हो रहा है। बोला ये सबको एक एक करके डलवा रहा है, इसके चक्कर में मैं रहूंगा, मुझे भी बर्बाद कर देगा। उस आदमी की आंखें बहुत तेजी से खुल रही है। जी, यही कहना था। सवाल तो एक और बनता है साहब, तब अगले विषय पे जाएंगे। सवाल ये है कि राघव चड्ढा की अगर सांसदी चली गई, जितने गंभीर आरोप हैं उस पर, ये बात भी कही जा रही है कि वो सांसदी छीन भी सकती है, तो क्या दोबारा फिर चुन करके भेजेंगे क्या अब केंद्रीय ये केजरीवाल? क्योंकि जब तक परिणीति चोपड़ा से उसकी सगाई नहीं हुई थी, तब तक तो तमाम तरह की संभावनाएं थी, पर अब परिणीति चोपड़ा के साथ उसकी सगाई होने के बाद अरविंद केजरीवाल की कोई सहानुभूति बची है क्या राघव चड्ढा के लिए? सर इस पे मैं एक जवाब दूंगा आपको, बहुत जबरदस्त। आपने बहुत सही पिन पॉइंट क्वेश्चन उठाया। देखिए सर, कपिल सिब्बल से आजकल और अभिषेक मनु सिंघवी से सलाह ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा होगा यार सब तो ठीक है, ये राघव चड्ढा का मुझको बीच में ही हटाना है, ठीक है ना। ये मेरा परसेप्शन है, हो सकता है गलत भी हो। राघव चड्ढा को बीच में हटाना है तो उन्होंने कहा होगा कि एक काम करो कि जो बिल पेश हो रहा है ना, उसी में सिग्नेचर करके भाजपा के 5 या अन्य दल के 5-6 विधायकों का सिग्नेचर करके एक काउंटर डाल दो कि ये सेलेक्ट कमेटी को जाएगा बिल, ठीक है। उसमें ये जाएगा फंस। राज्यसभा के जो नियम है वो सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल नहीं कर सकता है क्योंकि वो सदन का अपना मामला है। और प्रिविलेज कमेटी के पास चला जाएगा मामला, और प्रिविलेज कमेटी, संजय सिंह का तो 3 प्रिविलेज कमेटी के पास मामला पहुंचा हुआ सर। ये 56 बार बेल में गए हैं, 3 बार इन्होंने अभद्रता की है, तो 3 मामले प्रिविलेज कमेटी के पास चल रहे हैं। ये प्रिविलेज कमेटी के पास जाएगा मामला, और सिग्नेचर, चूंकि सर जो इन्होंने सेलेक्ट कमेटी के लिए प्रपोजल रखा उसमें सांसदों का नाम लिया, वो अपराध नहीं है। राज्यसभा की धारा 125 कहती है कि आप यह कर सकते हैं और इसमें सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी का सिग्नेचर अमेरिका में करिए, चाहे समुद्र के नीचे, चाहे आसमान में करिए, चाहे राज्यसभा में करिए, चाहे राज्यसभा के बाहर करिए, चाहे अपने घर में करिए, मेरा सिग्नेचर अगर आपने किया तो मैं कहूं या ना कहूं, अगर ये वेरीफाई हो गया तो ये सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि हस्ताक्षर का मतलब ही होता है, अदरवाइज सर नाम ही लिख देते, हस्ताक्षर का फिर मतलब क्या रह गया। हस्ताक्षर किसी का आप अगर फर्जी कर रहे हैं उससे पूछ के भी नहीं कर सकते सर। जैसे आपने उससे कहा कि अविनाश मेरा हस्ताक्षर कर लो, ये तब भी अपराध है। हस्ताक्षर तो मुझे कर, अगर इन्होंने सिग्नेचर किया है सर तो इनको कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती है। अगर इन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है तो ये बच जाएंगे, वो फिर अपराध नहीं होगा। तो मुझको लगता है कि इन्होंने सिग्नेचर किया है और इसमें ये नपेंगे, और नपेंगे दोबारा राज्यसभा नहीं जाएंगे। मैं आपको आश्वस्त कर दूं यहीं पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहेगा कि भाई तुझको पंजाब में भेजा था भगवंत मान और सब पैसा रुपया मैनेज करने के लिए, सब एक आदमी बैठाया था और कुछ और भी मतलब था उसका, उनका अपना पारिवारिक था, ठीक है ना। तू तो उधर बॉलीवुड निकल लिया, तो चल भाई अब तू उधर ही चला जा, उसका कोई बहुत मतलब नहीं रह गया। संजय सिंह का जहां तक विषय है, संजय सिंह मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए कि केजरीवाल को फंसाने में अगर किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है उसमें एक संजय सिंह भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो इन्हीं के साथी कुमार विश्वास ने भी कहा था जब वो फर्जी मार्कशीट वाला मामला आया था, इनका एक विधायक सस्पेंड हो गया था, सोमनाथ भारती का मामला आया था, राखी बिरलान का मामला आया था, इस तरीके के कई सारे मामले आए। तो कुमार विश्वास ने एक बार कहा था कि मैंने कहा कि यार ये तो गलत है, तो संजय सिंह ने कहा था कि अरे यार राजनीति करना है, ये सब तो इतना चलता ही रहेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। तो संजय सिंह खत्म कर देंगे इनको, अरविंद केजरीवाल को भी और खुद भी, क्योंकि देखिए परसेप्शन की पॉलिटिक्स ये लोग करना शुरू की थी, अब परसेप्शन इनका रॉन्ग जा रहा है, परसेप्शन अब इनका खराब जा रहा है। और अभिषेक भाई ने पहले ही कहा कि कांग्रेस के साथ आप मिल लिए हो तो कांग्रेस
के लिए भी समस्या है अभिषेक भाई, और केजरीवाल के लिए भी समस्या। और मैं आपको बता दूं अभिषेक भाई, अगर केजरीवाल और कांग्रेस का छुट्टा छुट्टी होता है, मतलब इन गठबंधन में नहीं रहते हैं, केजरीवाल फिर वही लाइन बोलेगा। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो राजस्थान में बोलेगा, पर तब फिर वो कांग्रेस को चोर कहेगा और कांग्रेस ही कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कहेगा, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन वो जो देखिए, आपने बोला था ना कि दिल्ली क्यों चुना, दिल्ली चुनने का एक और कारण था मीडिया और इन सब के अलावा। दिल्ली आप बिना कैडर के भी जीत सकते हैं, छोटी जगह, एक शहर है, और वहां जो कांग्रेस ने वैक्यूम क्रिएट किया था ना, उसको भरने के लिए, देखिए मुस्लिम तो बीजेपी को नहीं देता, लेकिन इनको देता। तो ये समझ गया कि हम थोड़ा बिहार के गरीब लोगों के लिए फ्री वाला दे देंगे, यूपी के लोगों के लिए थोड़ा सा रेवड़ी वेवड़ी बांटेंगे, दिल्ली के एलिट क्लास वोट देने जाते नहीं है, बाकी हम स्लम एरिया इन सबको फोकस कर लेंगे, हम जीत जाएंगे। ठीक है, अब आप जो कह रहे हैं ना कि ये करेगा, मैं जानता हूं, लेकिन आप सोचिए कि एमपी में जब ये जाएगा और घाघ कमलनाथ के आगे खड़ा होगा, तो कमलनाथ तो रौन देगा। क्योंकि ये गुजरात समझने की गलती ना करें, गुजरात में कमलनाथ जैसा घाघ कांग्रेसी नेता नहीं है। और मैं एक और बात बता दूं, इन्होंने कहा था ना अभी कि राजस्थान में एनएसयूआई के लोगों ने पीटा, अभी तो ये गहलोत के चक्कर में ही नहीं पड़े हैं। गहलोत ने तो सचिन पायलट को कुचल दिया है। अरविंद केजरीवाल को अभी राजनीति, देखिए 2-3 चीजें हुई थी। चरणजीत चन्नी उतने स्मार्ट लीडर नहीं थे पंजाब में, अगर ये कैप्टन अमरिंदर को नहीं हटाते और नेशनलिज्म पे ही काम करने देते, सब कुछ करने देते, कभी नहीं कांग्रेस के हालात खराब होते जो इस हद तक गिरे हुए हैं। आप कांग्रेस ने क्या किया कि इनको जहां जहां वैक्यूम दिया, आप देखिए कि गुजरात में एग्रेसिव रही नहीं कांग्रेस, इन्होंने उस वैक्यूम को फिल करने दिया। अब कांग्रेस समझ चुकी है कि इसको समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था, कि अब ये जाकर के क्या बोलेगा कि चोर है। लेकिन लोगों के आगे परसेप्शन ये जा रहा है कि इन्होंने तो तुम्हारा साथ दिया जब जरूरत थी, और तुम बीजेपी से लड़ने के बजाय वोट काट रहे हो। और आपको पता है इस वक्त पिछले 1 साल से मुस्लिम वोट टैक्टिकली फिर से वापस कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, या हमने कर्नाटक में देखा, या हिमाचल में देखा, जहां जितना परसेंटेज है वो वापस कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये बात मैं आज दावे के साथ, चूंकि आप तो यूपी के हैं और मैं यूपी का डेटा के भी खिलाड़ी, आप तो बाजीगर आदमी है, यूपी में भी अगर अखिलेश यादव ने इनको 2-4-5 सीट देके अलायंस नहीं किया, तो लोकसभा में अखिलेश यादव सबक सीखने वाले हैं। क्योंकि निर्णायक जगहों पे, मैं बात कर रहा हूं मुरादाबाद, सहारनपुर, लोकसभा में वोट शिफ्ट होने वाला, हाँ लोकसभा में भाई साहब शिफ्ट होने वाला है वोट कांग्रेस की तरफ। मुसलमानों का एकदम ये मन बन चुका है कि इधर उधर देने के बजाय जरूरी है इसको ही मजबूत बनाया जाए। तो कांग्रेस का भविष्य तो फिर भी एक तरफ है, केजरीवाल के बहुत सीमित है, और दिल्ली में पता है। अभिषेक भाई, मैं वो नहीं आप ठीक कह रहे हैं राजनीतिक रूप से। मैं कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है इसको, चाहे मतलब हाई कोर्ट ही कह देता है इसको, चाहे पीएम मोदी की डिग्री के मामले पे ही कह देता है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात बताएं, प्रिविलेज कमेटी के पास सर जब कोई मामला चला जाता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो एक नियम है कि आप उसके बारे में बाहर मीडिया से या बाहर सार्वजनिक चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये एक डेकोरम है, और ये कानूनी रूप से डेकोरम है। ये नहीं कि मतलब ये कोई नियम है फॉलो करने वाला, नहीं, ये एक कानून है। ठीक है, ये आकर के बाहर भी बोलते हैं। ठीक, कोई भी मामला हो जाए, किसी भी तरीके का मामला हो जाए, ये बाहर आकर के बोलते हैं। ये लोग इतने, मतलब ये लोग पढ़े लिखे कहते हैं, ये कह रहे हैं राज्यसभा में कि भैया इस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो इस पे कानून नहीं ला सकते। ठीक है ना, जबकि इनको पता होना चाहिए कि पूर्व सीजीआई उसी राज्यसभा में बैठे हुए हैं, उन्होंने रिप्लाई भी दिया उसके ऊपर। ठीक है, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वकील बैठे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया लोग बैठे हुए हैं, सबको नहीं पता है, सिर्फ राघव चड्ढा को पता है ये नहीं। ये इससे पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। देखिए, राजनीति में पढ़े लिखे का एक अलग महत्व है, लेकिन पढ़े लिखे के साथ कढ़े भी होने चाहिए। आप अगर कढ़े नहीं है, सिर्फ पढ़े पढ़े हैं तब भी दिक्कत है, और सिर्फ कढ़े कढ़े हैं तब भी दिक्कत है।
तो ये इन लोगों की फिलॉसफी। और मैं आपको बता दूं सर, कोई भी दुनिया की ताकत कुछ भी फैसला दे दे, ये मानेंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अगर ताकत नहीं रहेगी तो ये विधानसभा खोल करके उसमें जाके करेंगे। क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट अगर विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट को 4 बातें सुना देंगे केजरीवाल तो? मतलब आज, मतलब ये जो मेंटल स्टेटस है ना, वो ये है कि जनता तक बात पहुंचा दो, कैसे भी पहुंचा दो, कुछ भी कह के पहुंचा दो कि हम शरीफ हैं जी, बाकी सब बदमाश है। और वही इनकी राजनीति के खात्मे का सबसे बड़ा कारण बनेगा। अब इनको बता रहे हैं कि इनको अब सब घेरेंगे। मतलब बहुत पसंद नहीं करते हैं कांग्रेसी भी अरविंद केजरीवाल को। और मैं आपको आपसे एक बात और बता दूं, पंजाब में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का अलायंस नहीं होगा, ये पंजाब के बड़े नेताओं ने कह दिया, खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया। अगर ये अलायंस होता है तो आप समझ लीजिए कि भाजपा के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है वहां पंजाब। मुख्य विपक्षी के लिए अब झांकर साहब ने तो कह दिया कि भाई हमको मुख्य विपक्षी बनाओ। अब क्या, आप तो ऑफिशियल ये सब कहानी है इनकी। और ये सब बड़े धुरंधर है। देखिए, भाजपा कांग्रेस से आपको पार पाना है ना राजनीतिक रूप से, तो इनके तरह का आपके पास सिस्टम होना चाहिए, इनके तरीके के लोग होने चाहिए, इनके तरीके की सोच होनी चाहिए। बिल्कुल। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके थोड़े ना चुनाव जीत लेंगे यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या है, बैठ जाओ, इसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, ठीक है। एक वर्ग है वो देखता होगा, एक वर्ग है वो सुनता होगा, एक वर्ग है वो कहता होगा। लेकिन राजनीति है, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, 2 मिनट मैगी नहीं है कि पानी गर्म किया, मैगी डाला और खा लिया। आदत पड़ी। भाजपा को यहां तक पहुंचने में बहुत समय लगा है। जी जी, मैं जल्दी से कांग्रेस पर आना चाहता हूं। ये बताइए, क्या सोच करके ये अविश्वास प्रस्ताव लाए थे? जब मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मौन तोड़वाना है हमें मणिपुर पर, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। प्रधानमंत्री का मौन तोड़वा करके क्या हासिल किया इन्होंने? प्रधानमंत्री ने तो इनकी खाल उधेड़ दी, पहले अभिषेक जी और उसके बाद फिर अविनाश जी। देखिए, ये देखिए, आज एक बड़ा अच्छा आर्टिकल संजय गुप्त जी का दैनिक जागरण में छपा कि विपक्ष को अभी क्लू नहीं मिल रहा है कि हम राजनीति कैसे करें। इनको ये लगता है कि मणिपुर के इशू पे बीजेपी का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में तोड़ लेंगे या नॉर्थ ईस्ट में। आज कल हेमंता बिश्व शर्मा ने बड़ा जबरदस्त उत्तर दिया। वो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स के, मुझे लग रहा है कि आज के समय में निर्विवाद रूप से सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, या आर्चरी के हिसाब से कहे तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, जिनका निशाना परफेक्ट है। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूं। लगा था इनको कि हम उसके बहाने वर्ल्ड वाइड, देखिए अमेरिका में बैठे हुए आपके लेफ्टिस्ट पत्रकारों को वोट नहीं करना है। ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को घिरवा के उलूल जुलूल बयान दिलवा के फंसा लिया, मोदी को फंसा लेंगे। मोदी और ट्रंप में एक बहुत बड़ा अंतर है। नरेंद्र मोदी की विशेषता है सर, कब कहां कितना बोलना है, इसमें उन्होंने मास्टरी कर ली है। जैसे कहते हैं ना कि योग साधना से आप अपने आप को संयमित कर लेते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को इसके लिए जो है ना क्रेडिट मिलना चाहिए। तो उन्होंने सारी ऊर्जा लोकसभा में इनको धोने के लिए बचा के रखी। उनको पता था कि ये लेके आएंगे, ये वही गलती करेंगे जो इन्होंने 2018 में किया और उसके बाद धो दिया। तो मुझे लगता है कि इस हद तक विपक्ष क्लूलेस है कि उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जब मंच का प्रयोग करेंगे तो संपूर्ण करेंगे, और आपके पास एक भी ऐसा स्पीकर नहीं था। हद तो यह है कि विपक्ष के 70% लोगों ने मणिपुर के ही मुद्दे को सही ढंग से नहीं उठाया, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जो हर बार लॉन्च होते हैं। तो एक क्लूलेस विपक्ष के साथ ये समस्या है, और कांग्रेस ही उसकी लीडर है। ये सबसे बड़ा इस देश का इस वक्त दुर्भाग्य है। जी अविनाश जी, आमतौर पर तो एक सीधा सा सूत्र है कि जिससे आपको लड़ाई लड़नी है और जीतनी है
उसकी ताकत तो आपको पता होनी चाहिए ना कि क्या है, उसके माइनस और पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और उसकी कुल मिलाकर के ताकत क्या है, उसकी रणनीति क्या होती है, दांव पेंच कैसे चलता है, इसका भी पता होना चाहिए। ये पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं और वो हर बार इनको पटखनी देते हैं बहुत बुरी तरीके से। गुजरात में भी यही हाल किया इनका, जब वो केंद्र में आए तो केंद्र में भी उन्होंने यही हाल किया। आपने भी ये नोट किया होगा कि प्रधानमंत्री जब भी किसी विषय पर बोलने के लिए आते हैं तो इतना मोटा फाइलों का गड्ढा लेकर के आते हैं, पूरा इकट्ठा होकर के वो डॉक्यूमेंट लेकर के आते हैं। अमित शाह के पास भी एक दस्तावेजों का पूरा गट्ठर होता है, उसको लेकर के वो सदन में आते हैं। पर राहुल गांधी के हाथ में हमने कभी कोई पर्चा भी नहीं देखा, फाइलों का गट्ठा तो छोड़ ही दीजिए। और वो आते हैं और आने के बाद जो है रावण से तुलना, आप देशद्रोही हैं, आपने भारत माता की हत्या की है। इनका जो लोकसभा में संसदीय दल का नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो मोदी को अंधर राजा बताता है, द्रौपदी के चीरहरण की बात करता है, नीरव मोदी से उनकी तुलना करने लगता है। ये नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर रहे हैं इस तरह के भाषण देके, इस तरह की उपमाएं दे करके, और आज तक ये जान ही नहीं पाए कि नरेंद्र मोदी क्या है। देखिए सर, मैं एक बात कहूंगा, पूरे कांग्रेसियों को कहूंगा और जितने INDIA डॉट वाले या स्टॉप वाले जो गठबंधन वाले हैं, एक किताब है एक चाइनीज राइटर की, द आर्ट ऑफ वार। आपने जो पहली बार एक चीज कहा कि द आर्ट ऑफ वार में लिखा हुआ है, पतली सी किताब है, मुझको लगता है कि दुनिया के सारे मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई जाती है, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं। आर्ट ऑफ वार में कहा जाता है कि आपको अपनी ताकत का पता है, यह बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको सामने वाले की ताकत का पता जब तक नहीं है, आप युद्ध में उससे जीत नहीं सकते। उसको हराने की बात ही छोड़ दीजिए, आप जीत ही नहीं सकते। दो सेंटेंस हैं, एक ही तरीके के लगते हैं लेकिन अलग अलग हैं इसके मीनिंग। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पे। देखिए सर, नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ओरिएटर हैं और उनके सामने विपक्ष 3-4 मुद्दों के साथ लड़ रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, कहां खतरे में बता नहीं पा रहा है, और विपक्ष खुद लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन नहीं कर रहा है, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर रहा है। कैसे पालन नहीं कर रहा है, बाहर छोड़ दीजिए, जैसे जैसे मैं आरोप लगा रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि विपक्ष ने कहा लोकतंत्र का पालन नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सदन के नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। आप संसदीय परंपरा में इतने लंबे समय से आपने पत्रकारिता की है, आपके पास इतना अथाह समंदर भर का अनुभव है, आप ही बताइए सर, नेता सदन के प्रश्न और उत्तर के जवाब में अपोजिशन का जो नेता होगा सदन का, वही तो बोलेगा ना। राहुल गांधी किस हैसियत से संसद में बोले प्रधानमंत्री के, मतलब एज ए सांसद वो बोल सकते हैं, लेकिन जो हाइप था कि राहुल गांधी और बनाम मोदी, वाई, किस लिए? क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं? क्या राहुल गांधी जेडीयू के अध्यक्ष हैं? क्या राहुल गांधी किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं या वो हैसियत रखते हैं? क्या वो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं? नहीं, कुछ नहीं है तो राहुल गांधी क्यों? और कहा क्या गया, शेर आया शेर आया शेर आया, शेर आया और शेर ने आते ही कहा म्याऊं। लोगों ने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। आपको 35 मिनट मिला, आपने 35 मिनट में पूरे मणिपुर में सिर्फ 2 कहानी सुनाई, वो भी फर्जी, सिर्फ 2 कहानी सुनाई। अब बताते हैं पंडित नेहरू ने कैसे मणिपुर को बनाया, कैसे किया, फिर कैसे कैसे सारा कुछ हुआ, फिर व्यवस्थाएं बनाई, फिर लोगों को अधिकार दिए नहीं दिए, क्योंकि आप जैसे बोलते आपकी पोल खुल जाती। प्रधानमंत्री ने बताया ना पूरा, आप बहस कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री के सामने। दूसरी चीज कि यह अविश्वास प्रस्ताव था, सबसे बड़ी गलती विपक्ष की जो थी अविश्वास प्रस्ताव पे। अब मैं बहुत सारे पत्रकारों को सुन रहा था, कह रहे थे मणिपुर में नहीं बोले तो इस पे नहीं बोले, हालांकि बोले वो मणिपुर पे अविश्वास।
अविश्वास प्रस्ताव किसी मुद्दे पे नहीं आता है। संसदीय प्रणाली का लोगों को भान होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि सरकार पे हमको विश्वास नहीं है और सरकार सदन के साथ साथ इस देश को आश्वस्त करे कि उस पर विश्वास किया जाए। तो जब विश्वास किया जाए तो कैसे विश्वास किया जाए? मैंने मेट्रो चलाया, मैंने ट्रेन चलाया, मैंने वैक्सीन लगाया, मैंने इतने काम किए, मैंने इतने काम किया, विश्वास करिए आपको ये मिला कि नहीं मिला। यही तो बोलेगा सदन का नेता, इस देश का प्रधानमंत्री। आप अविश्वास लेकर के आए हो। आप 176 के तहत चर्चा नहीं कर रहे हो सदन में कि हम मणिपुर पे चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात कि क्यों प्रधानमंत्री, एक पूर्ण बहुमत की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला होता है वो गृह मंत्री के पास होता है। आप गृह मंत्री को सुन नहीं रहे हो। अरे गृह मंत्री को सुन लेते, आप असंतुष्ट रहते, आप कहते कि सदन के नेता को बुलाओ, हम सदन के नेता से क्लियरेंस चाहते हैं कि मणिपुर में वो क्या कर रहे हैं। आपने दोनों काम नहीं किया। उसके बाद आप सोचते हो कि जनता आपका समर्थन भी करे। जो आपके समर्थक है वो कहेंगे कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया। दूसरी सबसे बड़ी बात थी, राहुल गांधी जब देश तोड़ने की बात कर रहे थे और इस तरीके की बात जब कह रहे थे कि मणिपुर को लेकर के जिस तरीके के शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे, तो आप में थपथपा रहे थे। इससे पता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया बोले, जबकि आपको बोलना क्या चाहिए था? वहां पे मैं नहीं थपथपाना चाहिए था, वहां सेम बोलना चाहिए था। कहां से लेकर के आए हो सांसद? आपको बोलना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सेम करना चाहिए था, लेकिन आप मेज थपथपा रहे हो। तो आपको खुद ही नहीं पता है, दिमाग ब्लॉक है। जबरदस्ती राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं, अमित शाह तो दिन भर बैठ के स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किसी तरीके से मुकाबला राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो जाए, हम लोगों की बहुत मेहनत बच जाएगी। मतलब जिसे आप किस परंपरा की बात कर रहे हैं? पहले तो लोकतंत्र निभाइए। अधीर रंजन चौधरी को एकदम दहाड़ना चाहिए था मोदी के सामने। तो आप कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी तुम नहीं बोलोगे, तुम साइड चलो, हम बोलेंगे। क्यों? किस हैसियत से? तो आप ही बन जाइए लोकसभा के विपक्ष के नेता। अधीर रंजन को हटाइए आप। कभी हटा देते हैं, कभी बना देते हैं। प्रधानमंत्री ने इस पे भी कहा, आपको बोलने का मौका मैं नहीं मिला, गृह मंत्री जी ने आपको बोलने का मौका दिया, लेकिन आपने गुड़ गोबर कर दिया। बिल्कुल, है ना? तो ये ऐसा नहीं, आप नहीं लड़ सकते। प्रधानमंत्री की हिंदी हो सकता है कि थोड़ी वीक हो, लेकिन ओरिएंटेशन बहुत जबरदस्त है। वो कनेक्ट करके वो आदमी बोलता है। उस व्यक्ति की एक खासियत है कि वो जहां जाता है लोग उसको सुनते हैं, चाहे भले विरोधी हो। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की एक खासियत थी। अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे ओरिएटर थे, हालांकि उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी थी, कवि भी थे, तो उनको लोग सुनते थे, विपक्षी भी सुनते थे, भाई क्या बोल रहे हैं अटल जी। दूसरी चीज कि संसदीय परंपरा में संसद को नहीं चलने देना और उसके बाद इस देश से अपेक्षा करना कि वो आपको वोट देगा, ऐसा संभव नहीं है। अमित शाह जब ललकार के बुलाए जिस दिन कि आओ मणिपुर पे चर्चा करो, और आप लोगों ने फिर भी कहा कि प्रधानमंत्री आकर के बोलेंगे, उसी दिन मैं समझ गया था, उसी दिन जनता के बीच चला गया था, इनको चर्चा वर्चा नहीं करनी। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आया? अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर के आए। आप भागे क्यों भाई? आप शुरू के 20 मिनट के बाद ही मणिपुर चिल्लाने लगे। अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, 366 सांसदों वाला वो नेता है, उसके पास मिनिमम 2.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटे से कम बोलते नहीं है मोदी जी। तुमको पता होना चाहिए, 2.5 घंटा बीत जाता, वहीं पे हंगामा करते। जब तो मणिपुर पे आपने कुछ बोला ही नहीं। ये हम लोग थोड़े नहीं सिखाएंगे सर, ये तो परंपरागत चीजें हैं ना। ओवैसी ने क्या कहा? ओवैसी ने इनका भंडा फोड़ दिया। उसने कहा कि जिस बिल पे चर्चा होनी थी उसमें तुम लोग भाग जाते थे। प्रधानमंत्री बुलाओ, प्रधानमंत्री बुलाओ, प्रधानमंत्री बुलाओ। ओवैसी ने कहा कि जब विपक्ष के नेताओं की मीटिंग हुई थी, जब मैं उसमें गया था, तो मैंने कहा था कि अमित शाह बुला रहे हैं ना, इन्हीं को बुला के चर्चा कर लो और हम लोग तब कहेंगे कि प्रधानमंत्री भाग गए, प्रधानमंत्री भाग गए। ओवैसी का सही दिमाग था, मानना ही नहीं है। वो सही कह रहा है, मानना ही नहीं तुम सबको मेरी बातें। तब इनके भगवान भी मालिक नहीं है, ये खुद के मालिक हैं अपने। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी और अभिषेक जी जुड़ने के लिए। अभिषेक जी को शो शुरू करना है अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, नमस्कार। प्रणाम सर, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।